बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ चर्च फादर। ये जो मैंने चैप्टर उठाया हुआ है अर्ली मिडीवल पॉलिटिकल थॉट का, तो ये उसका पार्ट 3 है। इसके अलावा अगर आपने उन तमाम पॉलिटिकल थॉट्स को समझना है जो कि मिडीवल पीरियड के थे, तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाके विजिट कर सकते हैं। और इस चैप्टर का जो रेफरेंस है वो मैं इस बुक से ले रही हूँ, हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन पॉलिटिकल थॉट, जो कि डॉक्टर भंडारी की है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द अर्ली चर्च फादर्स हैड डिफरेंट थॉट्स अबाउट पॉलिटिक्स बिकॉज दे लिव्ड इन अ डिफरेंट टाइम्स एंड सिचुएशंस। फ्रॉम सेंट क्लेमेंट ऑफ रोम इन द 1st century टू सेंट आइसोडोर ऑफ सेविली इन द 7th century, their views on political issues varied. This is because political beliefs are often influenced by the surroundings and times people live in. The political ideas of the church father can be divided into different viewpoints based on the era and circumstances they faced. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जितने भी अर्ली फादर्स थे, अर्ली चर्च फादर्स थे, उन तमाम की फिलॉसफीज, उन तमाम के थॉट्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। वो एक दूसरे से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि उनका ज़माना डिफरेंट था। तो ये फ़िलासफ़ी जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होती है इन्वायरमेंट से। जैसे इन्वायरमेंट होता है उसी के मुताबिक फ़िलासफ़ी दी जाती है। तो इसीलिए इन चर्च फादर की फ़िलासफ़ीज़ में, थॉट्स में भी डिफरेंस पाया जाता है क्योंकि इनके इन्वायरमेंट जो था वो डिफरेंट था। इसीलिए जो 1st century का सेंट क्लेमेंट था, रोम का जो फादर था, उसके जो थॉट्स थे, उसकी जो फ़िलासफ़ी थी वो 7th century के इसाडोर जो था उससे बिल्कुल डिफरेंट थी। और इन फादर्स के जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज थे, पॉलिटिकल आइडियाज़, बिलीफ थे, वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंस है क्योंकि उनके आइडियाज़ मुतासिर होते थे सराउंडिंग से और अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, मतलब कि उस वक्त के जितने भी प्रीवेलिंग सर्कमस्टांसेस होते थे उसी के मुताबिक उनके आइडियाज़ हुआ करते थे। उसके बाद आप इस चीज़ को ज़हन में रखें कि इस तरह के कुछ माइनर इशू होते थे जो कि इन फादर्स के एक दूसरे से वेरी करते थे, एक दूसरे से डिफरेंस होते थे, लेकिन जो जनरल फ़िलासफ़ी होती थी, जो जनरल आइडियाज़ और स्टेटमेंट होती थी इन फादर्स की, वो ऑलमोस्ट सेम हुआ करती थी। मतलब कि यही चर्च फादर का स्टेट के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से और स्लेवरी के हवाले से ऑलमोस्ट सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू हुआ करता था। ये इनके जनरल व्यू हुआ करते थे चर्च के फादर से, जो कि हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। चर्च फादर अबाउट स्टेट, चर्च फादर अबाउट प्रॉपर्टी एंड चर्च फादर अबाउट स्लेवरी। तो स्टार्ट करते हैं चर्च फादर अबाउट स्टेट। इस चर्च फादर अबाउट स्टेट में हम ये 3 किस्म की टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे स्टेट्समेंट्स, जिसमें 2 पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं फादर्स के। ओरिजिनल सिंस एंड करप्शन इन ह्यूमन नेचर आ जाता है एंड सेकुलर अथॉरिटी इज सबसर्विएंट टू चर्च। अब ये 3 पॉइंट्स हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। There are 2 main perspectives presented regarding the state by the early church father. The first perspective is that they believed in the idea of no government at all, seeing anarchy as acceptable because everyone should be equal. अब इस 2 perspective में सबसे पहला perspective जो चर्च के फादर्स ने दिया है वो ये है कि इसमें फादर बिल्कुल स्टेट के अगेंस्ट हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं। इसमें फादर्स ये कहते हैं कि कोई गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस पर्सपेक्टिव में जो फादर्स हैं वो एनार्की को प्रमोट करते हैं, बल्कि कोई गवर्नमेंट भी ना होनी चाहिए। और वो ये इसीलिए कहते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो इक्वल हैं, तमाम ह्यूमन बीइंग इक्वल हैं। तो अगर गवर्नमेंट बन जाती है तो ये फिर लोगों में बराबरी नहीं रहती है। गवर्नमेंट जो है उससे इनइक्वालिटी आ जाती है, उसमें लोगों में बराबरी नहीं रहती है। तो इसी पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए फादर्स ने कहा है कि गवर्नमेंट बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए और एनार्की को प्रमोट किया गया। तो ये फर्स्ट पर्सपेक्टिव था फादर्स का। अब आ जाते हैं सेकंड पर्सपेक्टिव पे। द सेकंड पर्सपेक्टिव एक्नॉलेज दैट पीपल नेचुरली फॉर्म अ सोसाइटी, सो दे नीड सम फॉर्म ऑफ अथॉरिटी टू रेगुलेट सोशल बिहेवियर लीडिंग टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट एंड इट्स गवर्नमेंट। द स्टेट वाज कंसिडर्ड टू बी ऑफ अ डिवाइन ओरिजिन दैट द पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज बाय द स्टेट वाज डेलीगेटेड टू इट बाय गॉड। अब इसमें इस चीज़ को सामने रखा जा रहा है कि सेकंड पर्सपेक्टिव जो है फादर्स का अबाउट स्टेट वो ये है कि लोगों की आपस में एक दूसरे की नीड्स होती हैं, लोगों की ज़रूरियात होती हैं, उन्हीं ज़रूरियात की वजह से लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। जब लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो एक सोसाइटी बन जाती है, और बहुत ज़्यादा लोग जब करीब में आ जाते हैं तो उनकी क्लैशेस ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, उनके मफादात में क्लैशेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं सोसाइटी में। तो इसीलिए फादर्स का कहना है कि इन कन्फ्लिक्ट्स को
ख़त्म करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसका ज़रूरी है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट इन कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए नेसेसरी है, क्योंकि किसी अथॉरिटी के बगैर, किसी गवर्नमेंट के बगैर इन कन्फ्लिक्ट्स को फिर ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर स्टेट बनती भी है तो वो स्टेट जो है उसका डिवाइन ओरिजिन होगा, मतलब कि जितनी भी अथॉरिटीज़ होंगी उसको गॉड की तरफ से दी गई होंगी। वो जस्ट एज अ अमानत जो है रूलर उसको रूल करेगा और लोगों में जितने भी लाज हैं अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, अकॉर्डिंग टू बाइबल, उसको इम्प्लीमेंट करेगा लोगों पर। तो ये सेकेंड पर्सपेक्टिव था चर्च के फादर्स का अबाउट स्टेट। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आ जाता है वो है ओरिजिनल सिन एंड करप्शन इन ह्यूमन नेचर। दे थॉट दैट अ गवर्नमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द ओरिजिनल सिन एंड a resulting corruption in human nature. So fathers believe if a people had not fallen from a grace, they would not have been in need of a government or to control and correct behavior. अब इस स्लाइड में ह्यूमन नेचर के बारे में बताया जाता है कि ह्यूमन नेचर में ओरिजिनल सिन है, मतलब कि गुनाह करना है और गलत काम करना है, ये ह्यूमन की नेचर में पाया जाता है। इसके अलावा करप्शन भी ह्यूमन की नेचर में पाया जाता है। तो इस पॉइंट में फादर्स का कहना यह है कि गवर्नमेंट इसीलिए वजूद में आई है ताकि वो तमाम इस बुरे नेचर को, इविल ह्यूमन नेचर को ख़त्म कर सके और ये करप्शन और जितने भी ओरिजिनल सिन जैसे काम हैं इनको ख़त्म कर सके, इसीलिए गवर्नमेंट और स्टेट वजूद में आई है। तो इसी तरह फादर्स ये भी कहते हैं कि अगर लोग जो है वो सीधी राह पर चलें, करप्शन ना करें, ओरिजिनल सिन उनमें ना हो, अपनी नेचर को सही करें, तो गवर्नमेंट की या स्टेट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो ये इनका दूसरा पॉइंट था, ओरिजिनल सिन एंड करप्शन इन ह्यूमन नेचर। The church fathers thought it was crucial to show respect and follow the orders of ruler because they believed that humans had become corrupted due to original sin. This respect was more about honoring the position of a ruler in society rather than admiring their personal qualities or characteristics. इसके अलावा जो चर्च फादर है वो ह्यूमन नेचर को बताने के साथ साथ ये भी कहते हैं कि ह्यूमन नेचर तो करप्ट है, ह्यूमन नेचर में तो ओरिजिनल सिंस पाए जाते हैं, लेकिन साथ साथ ह्यूमन नेचर को ये भी चाहिए कि वो गवर्नमेंट को उसके रूल एंड रेगुलेशन को एक्सेप्ट करें और गवर्नमेंट के तमाम लॉज को फॉलो करें, क्योंकि इनका कहना ये है कि गवर्नमेंट उन तमाम काम को ख़त्म करती है, गलत कामों को, जो कि एक सोसाइटी को बुरी तरफ लेकर जाती हैं। तो इसीलिए चर्च फादर ये कहते हैं कि लोगों को चाहिए कि वो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। तो इसी तरह ये भी कहा गया है कि जो रूलर है उस रूलर को भी आप ओबीडियंस शो करें, उस रूलर के साथ भी आप अपनी लॉयल्टी दिखाएं, क्योंकि वही एक गवर्नमेंट बनाता है और तमाम सोसाइटी में अपने रूल एंड रेगुलेशन के ज़रिए करप्शन को, ओरिजिनल सिन को और बाकी तमाम बुराइयों को ख़त्म करता है। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है सेकुलर अथॉरिटी इज सबसर्विएंट टू चर्च। द चर्च फादर saw the government as a necessary evil, considering it less important than the church. They believe the state subservient to the church. During the Middle Ages, the papacy worked to assert its authority over the state, claiming more rights than the empire. अब इस स्लाइड में ये जो चर्च के फादर हैं गवर्नमेंट के बारे में कहते हैं कि गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतनी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो चर्च पर हुक्मरानी करे, बस इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी वो सोसाइटी में तमाम मसले मसाइल को ख़त्म कर सकती है। लेकिन हमेशा जो स्टेट है वो चर्च के सबसर्विएंट ही रहेगी, चर्च के नीचे रहेगी। तो ये चर्च के फादर्स का कहना है। और जो मिडल एजेस में जितने भी फादर्स थे वो चीज़ दावा करते थे कि जो चर्च की अथॉरिटी है वो स्टेट से ज़्यादा है, इसीलिए चर्च जो था वो ज़्यादा डोमिनेंट था। रेनेसांस से पहले अगर आप देखें तो चर्च बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था हर चीज़ में, हर फील्ड में, और बहुत ज़्यादा इस तरह के स्टेप्स भी चर्च ने लिए थे जिससे जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, जो रूलर है, उसकी अथॉरिटीज़ को कभी बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाता था, जिसको आप एक्सकम्युनिकेशन भी कहते हैं। और इस एक्सकम्युनिकेशन के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में तमाम टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। The church fathers insisted that the church had a right should do not be interfered with the secular powers. This led to a conflict between the religious and political authorities, with the figure like Saint Ambrose aiming to weaken political authority in favor of the church. This clash shaped medieval political ideas. अच्छा, तो चर्च के जो फादर हैं वो ये कहते थे कि जो चर्च है वो स्टेट से ज़्यादा राइट्स रखता है, मतलब कि चर्च का ज़्यादा राइट्स हैं, ज़्यादा चर्च डोमिनेट है, स्टेट इतनी ज़्यादा नहीं है।
इसी के साथ साथ जो चर्च के फादर हैं वो ये भी कहते थे कि जितने भी चर्च के अफेयर्स हैं, जितने भी मामलात हैं, तो स्टेट को नहीं चाहिए कि वो चर्च के मामलात में इंटरफेरेंस करे। स्टेट अपने मामलात को संभाले और जो चर्च है वो अपने मामलात को संभाले। तो इसी तरह चर्च के फादर्स की ये भी आइडियोलॉजीज़ थी, ये भी उनकी फ़िलासफ़ीज़ थी कि जो स्टेट है वो हमारे चर्च के मामलात में इंटरफेरेंस ना करें। तो इसी पॉइंट की वजह से रिलीजियस और पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ के दरमियान काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स आए और इस तरह के बहुत से चर्च के फादर जैसे कि सेंट एम्ब्रोस था, जिन्होंने इस तरह के आइडियाज़ और थॉट्स दिए जिसमें ये था कि चर्च की जो पावर है उनको ज़्यादा किया जाए, जो स्टेट की जो पावर है पॉलिटिकल उनको कम किया जाए। तो यही तमाम हालात को, सर्कमस्टांसेस को मद्देनज़र रखते हुए मिडीवियल पॉलिटिकल आइडियाज़ जो हैं उस वक्त के बने, क्योंकि उस वक्त के जितने भी सर्कमस्टांसेस के हालात के मुताबिक फ़िलासफ़ी दी गई थी, तो ये वो तमाम उसी टाइम के आइडियाज़ हैं, जिसमें आप फेमस देखते हैं सेंट अगस्टाइन देखते हैं, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगी। सेंट एम्ब्रोस आ जाता है। इस तरह बाकी भी काफ़ी फ़िलासफ़र्स हैं जिन्होंने उस वक्त के मिडीवियल थॉट्स को शेप किया था। तो चर्च फादर्स अबाउट स्टेट तो हमने देख लिया। अब चर्च फादर्स अबाउट प्रॉपर्टी कि ये चर्च के जो फादर्स थे वो प्रॉपर्टी के बारे में क्या कहते थे। ये वो जनरल आइडियाज़ हैं तमाम फादर्स के जो कि प्रॉपर्टी वेलफेयर के हैं। इसके अलावा सेंट एम्ब्रोस ने अपने आइडियाज़ पेश किए, सेंट अगस्टाइन ने अपने प्रॉपर्टी के रिलेटेड आइडियाज़ पेश किए, जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। Property welfare. The early church fathers believed that owning private property was acceptable as long as it was used for the benefit of other Christians. This was a change from the early communal view of property in a church. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि चर्च के फादर्स का कहना था उनके मुताबिक कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो उस वक्त तक एक इंसान रख सकता है जब तक वो इसको इस नीयत से रखे कि वो दूसरों में इसको सर्व करेगा, मतलब कि इसमें वेलफेयर के काम करेगा। जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी होगी वो दूसरों के काम आएगी, सोशल काम करेगा, वेलफेयर के काम करेगा अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से। ये उस बंदे की नीयत होगी तभी जाके वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का हकदार है। This was a change from the early communal view of a property in a church. अब early communal view इस तरह से था कि जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, लैंड होगी, वो सब लोग मिलजुल कर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो प्रॉपर्टी वेलफेयर में जो आइडिया दिया गया है वो ये है कि ओनर अपनी मर्जी से तमाम वेलफेयर के काम करेगा। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। Saint Ambrose about property. Saint Ambrose thought that people had a property due to greed, but agreed that using it for a good purpose made ownership legitimate. अब सेंट एम्ब्रोस का कहना है कि जितने भी लोग अपने पास प्रॉपर्टी रखते हैं वो सब लालच की वजह से रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सेंट एम्ब्रोस ये भी कहता है कि अगर वही प्रॉपर्टी लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल की जाए या वेलफेयर के लिए इस्तेमाल की जाए तब आप उस प्रॉपर्टी को लेजिटिमेट करार दे सकते हैं, तब वो गुड प्रॉपर्टी होती है जो कि वेलफेयर के लिए इस्तेमाल की जाती है, तब आप उसको ग्रीड के लिए प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। Saint Augustine about property. Saint Augustine believed that God granted property to individual as a trust and that it should be used appropriately. Overall, the church fathers saw property not as a natural right but as a concept shaped by the state with rules and limitations set by the governments. अब इसमें सेंट अगस्टाइन एक चर्च का फादर ये कहता है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है वो गॉड की तरफ से अमानत है एक इंडिविजुअल के लिए, कि जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी ज़मीन है, जितनी भी उसके पास लैंड है, वो उस हर चीज़ को अप्रोप्रिएटली मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करेगा। और फादर्स के नज़दीक मुनासिब तरीके से इस्तेमाल ऐसा है कि वेलफेयर के तरीके से, वेलफेयरिज़म के तरीके से इस्तेमाल करेगा, मतलब कि लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लोगों के साथ शेयर करेगा। तो ये एक किस्म की जो गॉड है उसने ग्रांट किया है। इसके साथ साथ सेंट अगस्टाइन ये भी कहता है कि जितनी भी प्रॉपर्टी एक इंडिविजुअल को मिलती है वो नेचुरली नहीं मिलती है, ना ही उसके वो नेचुरल राइट है, बल्कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है कि फलां की इतनी प्रॉपर्टी है, फलां की इतनी प्रॉपर्टी है, ये सब स्टेट के साथ साथ वजूद में आया, गवर्नमेंट के साथ साथ वजूद में आया। जैसे गवर्नमेंट्स ने रूल एंड रेगुलेशन बनाए, लॉ बनाए, तो उसी के साथ साथ जो प्रॉपर्टी की लिमिटेशंस है, लैंड की लिमिटेशंस हैं, ये भी साथ साथ बनती गई। तो ये कोई जो प्रॉपर्टी है ये नेचुरल नहीं है, बल्कि ये स्टेट के साथ वजूद में आया ये प्रॉपर्टी का कंसेप्ट।
अब आ जाते हैं चर्च फादर्स अबाउट स्लेव्स। चर्च फादर हैं वो स्लेवरी के बारे में क्या कहते हैं, स्लेवरी के बारे में उनके क्या थॉट्स हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर इन मटेरियल फिजिकली एबिलिटी, सेंट एम्ब्रोस, सेंट आइसोडोर एंड जॉर्ज अबाउट स्लेवरी। ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं स्लेवरी के बारे में, जो कि चर्च के फादर्स ने दिए हैं। According to law of nature, the early church fathers emphasized the law of nature and believed that nature made all people free. Following the ideas of Cicero and Saint Paul, they criticized Greek and Roman thinkers for not fully promoting the equality of all individuals. Despite this, they accepted slavery as lawful, viewing it as both as a punishment and a solution for human sin. अब इसमें जो चर्च के फादर हैं वो सीसरो और सेंट पॉल के आइडियाज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये कहते हैं, इसके साथ साथ क्रिश्चियनिटी में भी जो कहा गया है वो यही कहा गया है कि तमाम लोग बराबर हैं। तो इसी इक्वालिटी के कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए जो चर्च के फादर्स हैं वो ये कहते हैं कि स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्लेवरी फिर डिस्क्रिमिनेशन होगी। क्योंकि जब सब बराबर हैं, सब क्रिश्चियनिटी में भी इक्वालिटी की तरफ इशारा किया गया है कि सब बराबर हैं, तो फिर स्लेवरी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की तरफ, इनइक्वालिटी की तरफ लेकर जाती है। इसके साथ साथ जो चर्च के फादर्स हैं वो ग्रीक को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं और रोमन थिंकर्स को भी, जो रोमन के रूलर्स थे, जो बाकी फिलासफर्स थे अदर देन फादर्स, तो उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उन्होंने फुल इक्वालिटी को प्रमोट नहीं किया। अगर वो फुल इक्वालिटी को प्रमोट करते तो वो स्लेवरी को एबॉलिश करते। तो चर्च के फादर ने कहा कि आप स्लेवरी को उस वक्त एक्सेप्ट कर सकते हैं जब आपको किसी इंसान को पनिशमेंट देनी हो उसके गुनाह की वजह से या उसकी किसी गलत हरकत की वजह से, गलत काम की वजह से उसको अगर पनिशमेंट देनी हो तब आप उसको स्लेव बना सकते हैं। इसी तरह स्लेवरी को एक्सेप्ट किया जाता है। अदरवाइज़ बाय बर्थ जिसको स्लेव बनाया जाता है वो फिर इनइक्वालिटी की तरफ लेकर जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है इन मटीरियल फिजिकल डिसेबिलिटीज। दे जस्टिफाई स्लेवरी बाय स्टेटिंग दैट डिस्पाइट फिजिकल लिमिटेशन ऑल पीपल आर इनहेरेंटली फ्री इन स्पिरिट एंड फिजिकल बाउंडेज डजंट चेंज दैट। दे सा स्लेवरी एज अ consequences of human wrongdoing and believe that a slave owners should treat their slaves with kindness and compassion। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जितने भी लोग हैं वो इनहेरेंटली फ्री हैं, मतलब कि इनहेरेंटली वो इक्वल है, सब बराबर हैं। ऑल दो कुछ इस तरह से फिज़िकल बाउंड्रीज होते हैं, फिज़िकल लिमिटेशंस होते हैं जो एक इंसान को दूसरे इंसान से डिफरेंट बनाते हैं, लेकिन जो फिज़िकल बाउंड्रीज हैं आप उसकी बिना पर किसी इंसान को स्लेव नहीं बना सकते हैं। अगर कोई इंसान ब्लैक कलर का है तो आप उसके ब्लैक कलर को देखकर आप उसको स्लेव नहीं बना सकते हैं, बल्कि वो तमाम ह्यूमंस हैं और ह्यूमन सब इक्वल हैं। हाँ, अगर कोई इंसान है वो गलत काम करता है, ओरिजिनल सिन करता है, कोई इस तरह से काम करता है जिससे सोसाइटी को ख़तरा होता है, तब आप उसको सज़ा के तौर पर स्लेव्स बना सकते हैं। लेकिन तब भी आप उसको इस तरह से स्लेव बनाएंगे कि आप उसके साथ काफ़ी काइंडनेस की बिहेवियर रखें और काफ़ी कंपेशन के साथ आप उसके साथ ट्रीट करें, मतलब कि सख्ती वगैरह ना करें और उसके साथ काइंडनेस के साथ पेश आएँ। अब लास्ट स्लाइड पे आ जाते हैं सेंट एम्ब्रोस, सेंट आइसोडोर एंड जॉर्ज अबाउट स्लेवरी। इवन दो प्रोमिनेंट चर्च फादर लाइक सेंट एम्ब्रोस, सेंट आइसोडोर एंड जॉर्ज द ग्रेट condemned slavery, they struggled to find effective way to eliminate it. Consequently, they had to acknowledge slavery as an unfortunate and irremediable reality. तो ये उस वक्त के जो सेंट एम्ब्रोस है, सेंट आइसाडोर है, जॉर्ज उस वक्त के एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल चर्च के फादर हुआ करते थे और इनकी यही कोशिश होती थी कि स्लेवरी को कंडेम किया जाए, स्लेवरी को ख़त्म किया जाए, एबॉलिश किया जाए। और उन्होंने काफ़ी इस तरह से तरीके ढूंढे, इस तरह की फ़िलासफ़ीज़ दी, आइडियाज़ दिए जिससे स्लेवरी को ख़त्म किया जा सके। तो उस वक्त के जितने भी ये लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, जितने भी कारोबारी लोग हुआ करते थे, जितने भी ज़मींदार हुआ करते थे, उन तमाम के काम जो है स्लेव्स किया करते थे। स्लेवरी को उस वक्त बिज़नेस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। जितने भी बिज़नेस होते थे वो स्लेवरी पर चलते थे। तो उस वक्त काफ़ी मुश्किल था कि आप स्लेवरी को ख़त्म कर सकें। तो इसी तरह ये तीनों फिलासफर्स इस नतीजे पर पहुँचे कि जो स्लेवरी है ये एक अनफॉर्चून है, एक इंसान की बदकिस्मती है और ये इररिमेडिएबल है, मतलब कि काफ़ी
मुश्किल है इस रियलिटी को ख़त्म करना, इसके साथ डील करना, क्योंकि ये स्लेवरी उस वक्त की ज़रूरत थी। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि जितने भी फिलासफर्स थे उनके पॉलिटिकल थॉट्स वगैरह एक दूसरे से डिफरेंट हैं, एक दूसरे से वेरी करते हैं। इसीलिए अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस जिस ज़माने में ये तीन फिलासफर रहा करते थे, वहाँ पर उस ज़माने में स्लेवरी को बिज़नेस समझा जाता था। और अगर आप डायरेक्ट इस स्लेवरी के बिज़नेस को ख़त्म कर दें तो काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता सोसाइटी पे, काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता, लोगों को फाइनेंशियली काफ़ी मुतासिर होना पड़ता। तो इसीलिए ये तीनों फिलासफर्स इस नतीजे पर पहुँचे कि ये स्लेवरी को ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल है और इसको बदकिस्मती का नाम दे दिया गया। तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक, पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ अर्ली चर्च फादर्स। इसके अलावा अगर आपने जितने भी मिडीवियल पॉलिटिकल थॉट्स को समझना है तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको तमाम टॉपिक्स डिटेल में मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर भंडारी बुक, जो कि मैंने आपको रेफरेंस में बुक दिखाई है इसी बुक के मुताबिक। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।